बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की यह कहानी है, जहां एक गरीब परिवार कुमार अपनी पत्नी रूपा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। कुमार अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों के खेतों में काम किया करता था और जरूरत पड़ने पर चावल की बोरियां भी ढो देता था। अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। शाम को आऊंगा। अंदर से रूपा की आवाज आती है। ठीक है चिंटू, पर जल्दी आना। जी अम्मा। इतना कहकर चिंटू घर से बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। तभी चिंटू देखता है कि उसके दोस्त लोग कुछ खा रहे हैं जो बिल्कुल ही अजीब है। चिंटू आश्चर्यचकित होकर उनसे कहता है, अरे दोस्तों, तुम्हारे हाथों में क्या है? तुम लोग क्या खा रहे हो? तभी उनमें से एक घमंडी लड़का चिंटू से कहता है, चिंटू, इसे पिज्जा कहते हैं और ये जो मन्नू खा रहा है इसे बर्गर कहते हैं। और हम बता भी किसे रहे हैं? इस गरीब को, जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान भी नहीं देखे। वो सभी बच्चे चिंटू पर हंसने लगते हैं। चिंटू, ये सब बहुत ही महंगे आइटम हैं। तुम्हारे बाप तुम्हें ये कभी नहीं खिला सकते, इसलिए तुम बस इसे देखकर ही अपना पेट भर लो। वो बच्चे फिर चिंटू पे हंसने लगते हैं। देखो यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो, कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत बनाओ। मैं ये सब नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पिता तुम्हारे पिताओं की तरह अमीर नहीं हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। सब फिर हंसने लगते हैं। अरे भाइयों, अब ये गरीब हमें बताएगा कि किसका मजाक उड़ाए और किसका नहीं। इनकी बातों ने चिंटू को गहरी सोच में डाल दिया और चिंटू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो घर पहुंचता है। चिंटू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास आती है। अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? चिंटू गुस्से में कहता है, अम्मा, अगर मैं आपका राजकुमार बेटा हूँ तो आप मुझे स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं खिलाती, जबकि मेरे सारे दोस्त स्वादिष्ट और तरह तरह के पकवान खाते हैं। चिंटू की ये बात सुनकर रूपा का कलेजा ठंडा हो जाता है, पर वो चिंटू को दिलासा देती है और कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, आने दो तुम्हारे पिताजी को। आज मैं उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हारे लिए नए नए स्वादिष्ट भोजन लाएं। चिंटू खुश हो जाता है। दोपहर में कुमार खाना खाने के लिए घर आता है। भाग्यवान, बहुत काम था आज तो बड़ा थक गया मैं। रूपा थोड़ी चिंता से कहती है, अजी, चिंटू आज स्वादिष्ट पकवान खाने की बात कर रहा था। आप उसे गांव के बड़े होटल पर ले जाकर उसकी पसंद का कुछ खिला लाइए ना। रूपा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की हालत, और ये भी कि मनीराम के होटल का खाना कितना महंगा है। हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे रूपा। तुम किसी तरह चिंटू को समझा दो कि वो जिद न करे। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम जरूर उसे उसकी पसंद का खिला देंगे। ठीक है जी, आप चिंता मत करिए, मैं चिंटू को समझा दूंगी। हमारा बेटा बहुत समझदार है, वो तुरंत मान जाएगा। चिंटू बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। हे भगवान, तुमने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? तुम हमें भी तो अमीर बना सकते थे। क्या हमारी किस्मत में यही सब लिखा है? चिंटू ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। चोर चोर चोर, 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 मारो मारो, मारो, चोर चोर, चोर चोर, मारो चोर, मारो। मारो, मारो। अरे गांव वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे भी जाना चाहिए। चिंटू गांव वालों की आवाज के पीछे भागा। वो देखता है कि कुछ गांव वाले एक हिरन के पीछे चोर चोर कहते हुए भागे जा रहे हैं। चोर 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 मारो मारो। चिंटू भी दौड़ता है और उस हिरन के सामने आ जाता है। हिरन जल्दी से चिंटू के पीछे आकर दुबक जाती है। चिंटू बड़ी ही मासूमियत से भीड़ से कहता है, अरे चाचा, तुम लोग इस बेचारी हिरन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इस बेचारी ने क्या किया है? तभी उस भीड़ से एक आदमी बोलता है,
बेटा चिंटू, तुम नहीं जानते इस हिरण को। ये कोई बेचारी वोचरी नहीं है, बल्कि हमारे घरों में आकर हमारे जानवरों का खाना चुरा कर खाती है। इसीलिए आज हम इसे बिना पीटे नहीं छोड़ने वाले। चिंटू फिर से अपनी मासूमियत से कहता है, चाचा, आप इस बेचारे हिरन को छोड़ दो। इसकी भी मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसे कौन दूसरों का खाना चुराएगा। आप लोग इसे जाने दो। चिंटू की मासूमियत देखकर गांव वाले उस हिरन को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। हिरन चिंटू के बिल्कुल सामने आता है। चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। आज अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मुझे मार ही डालते। हिरन को बोलता हुआ देखकर चिंटू पहले तो हैरान होता है, फिर हिरन से कहता है, अरे दोस्त, तुम बोल कैसे रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं रहा। तभी वो हिरन चिंटू को कुछ ऐसा बताता है जिससे सुनकर चिंटू हैरान रह जाता है। चिंटू, शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था जिसको एक साधु के श्राप ने ऐसा बना दिया। चिंटू हैरान रह जाता है। दोस्त, तुम मुझे पूरी कहानी बताओगे कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तो सुनो चिंटू, मैं प्रतापगढ़ राज्य का राजकुमार हूं। आज से लगभग 15 साल पहले मैं जंगल में शिकार करने आया था। मैंने एक हिरण का शिकार किया। तभी वहां से गुजर रहे एक साधु ने मुझे देखा। हे मूर्ख इंसान, तुमने एक प्राण ले लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक हिरण बन जाओ, और तुम्हारा ये श्राप तभी समाप्त होगा जब कोई नेक दिल इंसान तुम्हें इस रूप में पहचान कर तुम पर दया दिखाए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कुछ शक्तियां भी मिलेंगी जिनसे तुम उस इंसान की मदद कर सकोगे। तभी वो राजकुमार एक हिरन बन जाता है। तब से मैं बार बार इंसानों की बस्तियों की तरफ जाता हूं ताकि कोई न कोई ऐसा मिले जो मुझ पर दया करे, पर मुझे कोई नहीं मिला। तभी वहां एक चमत्कार होता है और वो राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। चिंटू, लगता है मुझे वो नेकदिल इंसान मिल गया, और वो हो तुम। बताओ चिंटू, तुम्हें क्या चाहिए? चिंटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। राजकुमार हंसने लगता है और चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, तुम सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि ये सब हकीकत में हो रहा है। अच्छा, तुम रहने दो, मैं ही तुम्हें कुछ देता हूं। तभी वो राजकुमार मन में कुछ बुदबुदाता है और चिंटू के सामने एक चटाई आ जाती है। ये क्या है दोस्त? चिंटू मेरे दोस्त, ये एक जादुई चटाई है। इससे तुम जो भी पकवान मांगोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या सच में? हाँ चिंटू, बिल्कुल सच। अगर तुम्हें यकीन न हो तो मांग कर देख लो। फिर चिंटू चटाई से कहता है, हे जादुई चटाई, मेरे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे दे। तभी एक चमत्कार होता है और गुलाब जामुन प्रकट हो जाता है। अब यकीन हुआ ना दोस्त? चलो, अब मुझे जाना होगा। राज्य की हालत भी सुधारनी है। फिर राजकुमार मन में कुछ बोलता है और वहां एक सुंदर सा सफेद घोड़ा प्रकट हो जाता है। दोस्त, तुम जा रहे हो। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। चिंटू, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, बस मुझे सच्चे मन से याद करना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर राजकुमार घोड़े पर बैठता है और वहां से चला जाता है। चिंटू चटाई उठाकर घर आता है और सब अपने माँ बाप को बताता है। अरे बेटा चिंटू, किसी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। भला ऐसा भी होता है कि तुम जो मांगो वो सामने आ जाए? चिंटू की माँ रूपा भी उसे समझाती है। हाँ बेटा, उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये जादुई चटाई बटाई कुछ नहीं होता। अच्छा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं अभी इस जादुई चटाई से हम सब के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाता हूँ।
चिंटू चटाई से तेज आवाज में कहता है, हे जादुई चटाई, हमें स्वादिष्ट और तरह तरह के व्यंजन दो ताकि हम अपना पेट भर सकें। कुछ ही पलों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। कुमार और रूपा दंग रह जाते हैं। देखा अम्मा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, ये जादुई चटाई है। हाँ बेटा, अब हमें यकीन हो गया। सब बड़ी खुशी से भोजन और मिठाइयाँ खाते हैं। खाना खाने के बाद कुमार को एक उपाय सूझता है। रूपा, क्यों ना हम एक होटल खोलें जो मनीराम के होटल से भी अच्छा खाना दे और दाम भी उसके आधे रखेंगे, ताकि गरीब अमीर सब स्वादिष्ट भोजन के मजे ले सके। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इससे हम गरीबों को मुफ्त में भी खिला सकेंगे और लोग उस घमंडी मनीराम की दुकान छोड़ देंगे। हाँ रूपा, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगले दिन कुमार अपने घर के सामने ही होटल खोल लेता है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी दुकान की ओर खिंचते चले आते हैं। अरे भाई कुमार, तुमने भी होटल खोल लिया क्या? जरा मेरे लिए भी अपने होटल की थाली परोस दो। हाँ मगन भैया, आप बैठिए, मैं अभी लगा देता हूँ। कुमार मगन को खाना परोसता है। खाना खाने के बाद मगन कहता है, अरे कुमार, तुमने खाने में क्या मिलाया है भाई? इतना स्वादिष्ट खाना। बताओ, कितने रुपए हुए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं भैया, आज कोई पैसे नहीं। आज तो मेरी दुकान का पहला दिन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं गांव में जाकर सबको बताता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते कुमार की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ती है। कुमार सबको खाना परोसता है। ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। दिन बीतने लगे, कुमार की कमाई भी बढ़ने लगी। उसके पास अब अच्छे पैसे हो गए थे। लोग धीरे धीरे करके मनीराम की दुकान छोड़ने लगे। ये बात मनीराम को हजम नहीं हुई। आखिर ये कुमार अपने खाना में मिलाता क्या है जो इसकी दुकान पे इतनी भीड़ लगी रहती है? मुझे पता लगाना होगा। उस रात मनीराम कुमार के घर के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। भाग्यवान, हरा बेटा बड़ा ही समझदार है। अगर वो ये जादुई चटाई न लाता तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। हाँ जी, इस चटाई ने तो हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये जादुई चटाई हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मनीराम ये सब बातें खिड़की से सुन लेता है। अच्छा, तो इनके स्वाद का राज ये जादुई चटाई है। अब न रहेगी चटाई और न बचेगी दुकान। अब देखता हूं तुम लोग क्या करते हो। मनीराम चटाई चुराने का विचार कर लेता है। जब सब सो जाते हैं तब वो चुपके से घर में जाता है और चटाई चुरा ले जाता है। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ सबकी आंख खुलती है। रूपा देखती है कि जादुई चटाई कहीं दिख नहीं रही। अजी अजी, आप अभी तक सो रहे हैं? वो जादुई चटाई कहीं दिख नहीं रही। अरे रूपा, सही से देखो, वो तो कल मैंने चिंटू के कमरे में रखी थी। अजी, मैंने पूरा घर देख डाला, वो कहीं नहीं है। लगता है कोई हमारी जादुई चटाई चुरा कर ले गया। कुमार तुरंत उठ खड़ा होता है। चिंटू भी ये शोर सुनकर आ जाता है। पिताजी, हो न हो ये काम मनीराम काका का ही है, क्योंकि हमारे इस काम से सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को थी। अगर ऐसी बात है तो चलो बेटा, हमें उस मनीराम की असलियत सबके सामने लानी होगी। कुमार और उसका परिवार मनीराम के घर पहुंचते हैं।
और उसे बुलाते हैं। मनीराम बाहर आता है। अरे कुमार, सुबह सुबह मेरे घर के बाहर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? चोरी करके पूछते हो क्या हुआ? कुमार, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तभी चिंटू बोल पड़ता है। देखिए चाचा, आप हमारी वो चटाई दे दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वही पास खड़ा मनीराम का बेटा, जो कभी चिंटू का दोस्त हुआ करता था, कहता है, देखो चिंटू, तुम मेरे पिताजी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे? तुम चुप रहो रवि। हाँ, मैंने चुराई है तुम्हारी वो जादुई चटाई। जाओ, जिसे कहना है कहो। देखता हूँ कौन मेरे खिलाफ जाएगा, वो मुखिया जो मेरे पैसों से पलता है या वो दारोगा मनीष। कुमार सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि सब उसके खिलाफ थे। तभी उसे राजकुमार की याद आती है और उसकी कही हुई बात भी। तभी चिंटू मन में कुछ बुदबुदाता है और अचानक घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती है। वो था प्रतापगढ़ का राजकुमार वीर प्रताप। घोड़ा आकर मनीराम के घर के सामने रुकता है। सब दंग रह जाते हैं कि प्रतापगढ़ का राजकुमार यहाँ कैसे? राजकुमार सीधे चिंटू की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुमने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मनीराम कहता है, अरे राजकुमार, आप इस गरीब के मुंह क्यों लग रहे हैं? चलिए अंदर चलिए, यहाँ बहुत धूप। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम चुप रहो। बताओ चिंटू, क्या हुआ? चिंटू सारी बात बताता है। मनीराम, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तुमने मेरे दोस्त को बहुत सताया है। अब तुम्हारा घर ये नहीं, बल्कि हमारे राज्य की काल कोठरी होगी। तभी चिंटू अपने मासूम शब्दों में कहता है, मेरे दोस्त, तुम इन्हें माफ कर दो। ये मेरे दोस्त के पिता हैं। अगर इन्हें तकलीफ होगी तो मेरे दोस्त रवि को भी होगी, और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। देखा मनीराम, तुम उसी को तकलीफ देना चाहते थे जिसका दिल इतना साफ और सच्चा है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिंटू, मुझे भी माफ कर देना मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे पैसों को देखा, तुम्हारा दिल नहीं। मुझे माफ कर दो और फिर से मेरे दोस्त बन जाओ। मनीराम भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। चिंटू, मुझे लगता है कि वो चटाई अब यहाँ रहने के लायक नहीं है। आज मनीराम दुश्मन बना है, कल कोई और बनेगा। इसलिए मैं इस चटाई को नष्ट कर रहा हूँ। चिंटू हामी भरता है। राजकुमार मन में कुछ कहते हैं और चटाई नष्ट हो जाती है। फिर राजकुमार अपने पास से एक पोटली निकालते हैं जो सोने के सिक्कों से भरी होती है। ये लो चिंटू, इसमें इतने सोने के सिक्के हैं कि तुम जिंदगी भर खर्च करोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। अब इससे जो करना है करो। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा तुम कहो। फिर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। रवि और चिंटू फिर से दोस्त बन जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।